हेलो गाइस, वेलकम टू विजडम वर्ल्ड। तो गाइस, कल हमने बात करी थी किसके बारे में, जो एवोल्यूशन चल रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके पैराडाइम देखे थे। तो लास्ट में हमने बात करी थी, जो निकोलस हेनरी की बात करी थी, तो उसमें गवर्नेंस की बात कर रहे थे हम लोग। तो हमने बोला था कि गवर्नेंस के अंदर जो थी वो कुछ न्यू टर्म्स आई थी, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन, रीडेफिनेशन, डेवोल्यूशंस की बात करी थी। तो ये जो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट्स इन 21st सेंचुरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो 21st सेंचुरी थी उसके अंदर हमने कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट देखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास सीरीज जो थी, एग्जिस्टिंग थ्योरी थी, तो उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं कि पोस्ट मॉडर्नाइजेशन के टाइम में आया। तो कंटिन्यूटी में हमें क्या देखने को मिला, फोकस जो था वो चेंज होता हुआ देखने को मिला। तो न्यू पॉलिटिक्स एजेंडास जो थे वो उनकी बात करी गई, और जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशनिज्म की थी उसकी भी बात करी गई। अब इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे। जब हम डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट आता है एनपीए का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इसका एमर्जेंस कहाँ पे हुआ, अमेरिका में ये एमर्ज हुई। ठीक है, 1960s का दौर था जब ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आया। और इसके साथ साथ कब आया, किसके बाद आया, 1960s का। हमने इसलिए बोलते हैं इन द लेट 1960s, इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये कंसेप्ट जो डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ द मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। किसकी वजह से हुआ था, जो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी। और कौन सी मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट थी। तो इट मीन्स कि ये कब हेल्ड हुई थी, सितंबर 1968 में हुई थी। ठीक है, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड से ही फोकस चल रहा है हमारा इसके साथ साथ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पीरियड है 1950s 1960s का, इसको पीरियड को हम लोगों ने क्या बोला, पीरियड ऑफ पॉजिटिव गवर्नमेंट कहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी होप्स थी, एस्पिरेशंस थे, ऑप्टिमिज्म्स थे। तो जो कुछ इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से एनपीए का एमर्जेंस हुआ, जैसे वियतनाम वॉर हो गई थी, अर्बन राइट्स देखने को मिले थे। तो ये जो थी असैसिनेशन हुआ था जॉन एफ कैनेडी का और मार्टिन लूथर का, और कैंसिलेशन हो गई थी नॉमिनेशन जो थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, कैंडिडेट की जो था लिंडन जॉनसन थे, इनकी जो कैंसिलेशन हो गई थी। ऐसी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली थी जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नया कंसेप्ट हमारे पास उभर के सामने आया, दैट इज द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके बाद मेजर जो लैंडमार्क हुई थी इसकी ग्रोथ में, जो मेजर लैंडमार्क हुई है वो कौन सी है, दैट वन इज द हनी रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले कौन सी आई, हनी रिपोर्ट। हनी रिपोर्ट जो है इसकी पूरी किस पे, ऑन हायर एजुकेशन फॉर द पब्लिक सर्विसेज इन 1967। तो ये किस पे थी, हायर एजुकेशन को लेके थी। देखो 1966 की बात है जब जॉन हनी जो थे साइरकस यूनिवर्सिटीज के, ये पढ़ रहे थे किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, यूएस की जो यूनिवर्सिटी थी। तो हनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की गई थी 1967 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो आइडेंटिफाई करता है ये 4 प्रॉब्लम्स जो किसके बीच में आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में आ रही थी। तो ये बोलता है इनएडुकेट फंड्स जो है दिए जाते हैं इसकी डिसिप्लिन के लिए। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी को इन्होंने बात की कि कन्फ्यूजन था स्टेटस को लेके कि किसको, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इसको पॉलिटिकल साइंसेस के साथ जोड़ा जाए या फिर मैनेजमेंट साइंसेस के साथ जोड़ा जाए। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट कमिंग्स को, नॉट मैनी, बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जो थे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहे थे, बड़े लिमिटेड सोर्स में हमने देखा था कि इसका जो कोर्स था वो चल रहा था।
और कम्युनिकेशन जो थे, स्कॉलर्स जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। ठीक है, तो गैप जो था थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में वो बहुत ज़्यादा था। तो ये बात कौन करता है, हनी रिपोर्ट का बात करती है 1967 की। अब ये बोलती है कि ज़्यादातर ये तो नहीं बताती है कि रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि क्राइसिस जो पीरियड जो सोसाइटी में क्राइसिस देखने को मिलते हैं उनके एंगेज में, बट ये क्या करती है, जो ये बातें बोलती है कि जैसे इसने बोला कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, फिर इन इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट कमिंग्स हैं, या फिर इनएडिक्वेट फंड्स हैं, तो इन सारी चीज़ों से ये क्या बोलती है कि यहाँ से क्या मिलता है, एक वार्डर सेंस मिलती है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं और इनके कौन से इश्यूज होंगे, कौन से रोल्स रहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन सोसाइटी की ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको क्योर करने में। इसके बाद क्या होती है, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होती है ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी 1967 में होती है। ये किसी होती है कि थ्योरी और प्रैक्टिस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको लेके होती है। इसको जो चेयरमैन थे वो कौन थे, जेम्स, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। तो ये जो थे ये इसके क्या थे, चेयरमैन थे। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स जो थे और जो मेथड्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उनको डिस्कस किया गया। नंबर ऑफ स्कॉलर्स जो थे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ रखे ऑर्थोडॉक्सी ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो क्या हुए, हाईलाइट होके सामने आए। तो इन्होंने बोला जो स्कोप था स्टेट का वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, फ्रॉम ए स्मॉल स्टेट टू ए बिग स्टेट, मतलब कि इन्होंने वेलफेयरिज्म की बात करी। दूसरा इन्होंने बोला जो कमी है कि जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाई जा रही है, जो ट्रेडिशनल व्यू है, इसको इन्वायरमेंट को हम ग्रांटेड ले रहे हैं, क्योंकि पहले जो था वो मैन की बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे। जब हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मशीन्स की बात कर रहे थे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को भी हम मशीन में हमने देखा था, उसको क्रिटिसाइज देखने को मिला था बिहेवियरलिस्ट के थ्रू। तो इन्होंने एक चीज इसमें और इंक्लूड की, दैट इज द इन्वायरमेंट। इन्होंने बोला कि इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। अब इसके साथ साथ थर्ड इन्होंने पॉइंट बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सिर्फ न्यूट्रल टूल्स और टेक्निक्स के साथ भी डील नहीं करना है, बल्कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ भी उसको डील करना चाहिए। ठीक है, चौथी बात निकल के आती है कि उसको जो सोशल इक्विटी है, मतलब कि एक बैलेंस बनाने का काम है, इक्वलिटी का काम है, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट जो है और ज़्यादा एजुकेशन देने की और ट्रेनिंग देने की किसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके जो प्रोफेशनल्स हैं उनको। तो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस जो है वो क्रिटिकल होती है किसके, क्लासिकल व्यूज के, जो कि सोशल प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे थे, निग्लेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देख ही नहीं रहे थे, इन्वायरमेंट को निग्लेक्ट कर रहे थे जो ट्रेडिशनल वाले थे। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमें एक रास्ता बताती है, जरिए बताती है कि किस तरीके से सोशल प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो ये बोलते हैं फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के अंडर आता है कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए बजाय किसके, फैक्ट बेस्ड की। तो इसी तरीके से ये इम्पोर्टेंस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रॉडर फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट में ये क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। फिर इसके बाद कौन सी आ जाती है, हम किसकी बात करते हैं, मिनो ब्रूक की। हमने बोला कि जो मेजर इवेंट हुए हैं जिनके बाद क्या हुई है आपके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एमर्जेंस हुआ है। तो मिनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस जो थी वो होती है, ठीक है, ये 1967 में आई हनी रिपोर्ट भी, और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस भी कब हुई, 1967 में। और हमने देखा कि मिनो ब्रूक कॉन्फ्रेंस जो है वो कब होती है आपकी, 1968 में।
तो ये देखो मिनो ब्रुक जो कॉन्फ्रेंस थी ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई थी, जिसकी वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ पे जो थे 33 यंग स्कॉलर्स जो थे मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 33 यंग स्कॉलर्स जो थे वो इकट्ठे हुए थे। उन्होंने डिस्कस किया था, प्रैक्टिशनर्स जो थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो आए थे सितंबर के महीने में। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके चेयरमैन कौन थे? ड्वाइट वाल्डो। ठीक है, मिनो ब्रुक फर्स्ट के जो चेयरमैन है वो कौन है? ड्वाइट वाल्डो है। और जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके कौन थे? जेम्स सी चार्ल्सवर्थ थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ फ्रैंक मैरनी, जॉर्ज फेडरिक, तो इस तरीके के लोग जो थे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था मिनो ब्रुक फर्स्ट की कॉन्फ्रेंस में। और कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच लेके आई थी। कुछ आइडियाज जो थे वो मेल जोल खाते थे किसके साथ? फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के साथ, के वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, पॉलिसी ओरिएंटेड होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? इन्वायरमेंट को क्या करना चाहिए? हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। तो कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्सेप्ट करती, जो मिनो ब्रुक फर्स्ट है ये क्या बोलती है कि प्लूरलिस्टिक अप्रोच से ये किसकी तरफ आ जाती है? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आ जाती है। और तो ये बोलता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करती है किसको? प्लूरलिस्टिक नेचर को एडमिनिस्ट्रेशन की। तो प्लूरलिज्म है, स्टेट जो है और उसकी पावर जो है वो सिंगल एक्टर के द्वारा, मतलब कि एक सिंगल गवर्नमेंट ही उसको नहीं चलाती है, बल्कि जो और भी एक्टर्स होते हैं, जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं वो भी उसको क्या करते हैं? चलाते हैं। जैसे हमने वो देखते हैं ना आज के टाइम पे पब्लिक प्राइवेट एनजीओ वगैरह, सिविल सोसाइटी सारे इसमें रोल प्ले करते हैं, वैसे ही। तो हर एक ग्रुप जो है वो ट्राई करता है मैक्सिमाइज करने के लिए, अपने प्रोटेक्ट करता है अपने इंटरेस्ट को, प्रेशर डालता है इंस्टीट्यूट के ऊपर अलग अलग प्रोपोर्शन में। ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस है वो एक्सेप्ट करती है एडमिनिस्ट्रेशन को और रिस्पॉन्ड करती है किसकी तरफ? इन्वायरमेंट की तरफ, कि हाँ भाई अब हमें इन्वायरमेंट को भी क्या करना चाहिए? कंसीडर करके चलना चाहिए। दो अगर उस वक्त हमने इस तरफ चीज़ों का ध्यान दिया होता तो हो सकता है जो आज हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो शायद हम इस तरह से नहीं जूझ रहे होते। तो इसी तरीके से हम मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट करती है इस पॉइंट को। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुड नॉट कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स स्कोप एंड, एडमिनिस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ क्या करो? स्कोप और साइज को इंक्रीज करते जाओ। तो इसके साथ साथ क्या है, ये रिड्यूस करे अपने साइज को व्हेन एवर देयर आर नो रिक्वायरमेंट, जब इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है जहाँ पे, तो उसको वहाँ पे इसको फैलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें ये बोलता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन्वायरमेंट, स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग एज पर द नीड्स, के जितना आप फैलोगे, जब आप जितना आप कम फैलोगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो कट बैक मैनेजमेंट भी होनी चाहिए। अब जो दो मेजर पब्लिकेशंस है वो निकल के आई थी मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस से, ये हमें पता है, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो ब्रुक पर्सपेक्टिव बाय फ्रैंक मरीनी 1971 एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस बाय ड्वाइट वाल्डो इन 1971। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या करती है? हमने देख लिया कि बेसिकली ये इसके पीछे, इसके आने के पीछे की चीजें क्या कौन सी थी? एक हनी रिपोर्ट थी, एक फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस थी, और तीसरी कौन सी थी? मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब देखते हैं कि एनपीए के 4 गोल्स कौन से हैं। ठीक है, एनपीए हैज 4 गोल्स। ठीक है, 4 गोल्स हैं इसके, जिसको ये बोलते हैं रेलिवेंस। ठीक है, रेलिवेंस के बाद हम बात करते हैं किसकी? वैल्यूज की। थर्ड वन सोशल इक्विटी, and the last and the foremost, that is change. These are the 4 goals of NPA. अब देखो रेलिवेंस में ये क्या बोलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा स्ट्रेस डालना चाहिए किसके ऊपर? एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी पे। ठीक है, इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, राइट। अब बोलता है ये इंपॉर्टेंस देता है किसको? टूल्स एंड टेक्निक्स को। बोलता है अकॉर्डिंग टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होने चाहिए? सोशल कंटेक्स्ट के ऊपर। दूसरा इसने क्या बोला कि जो टूल्स आप लोग यूज कर रहे हो या जो अभी आप टेक्निक्स लगा रहे हो वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? वो बेस्ड होनी चाहिए आपके सोशल
कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि जो भी आपका जिस बेस में आप रह रहे हो, जो भी आपकी सोसाइटी वहाँ की बनी है उसके ऊपर, मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने भी यहाँ पे किसकी बात करी, इन्वायरमेंट की बात करी। अब इसके बीच में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को कंसीडर करके चले, उसकी वरीज को देखे और उनको ठीक करने की कोशिश करे। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ एक आइवरी टावर नहीं है कि आपने लगा दिया तो उसकी तरह चले, बल्कि वो क्या करे, फर्मली रूटेड इन द सोसाइटी, उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ तक है, सोसाइटी के अंदर है। तो ये क्या करे, जो रेलिवेंस हो, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंगली नीड्स हो, वैसे ही टूल्स एंड टेक्निक्स का क्या करे, इस्तेमाल करे और इकोनॉमी और इस एफिशिएंसी को क्या करे, प्रमोट करे, ठीक है, और ज्यादा एफिशिएंटली काम करे। अब वैल्यूज में क्या बोलता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लिसिटली अनाउंस्ड इट्स बेसिक नॉर्मेटिव कंसर्न इन एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस। ये ओपनली रिजेक्ट करता है वैल्यू न्यूट्रल कंसेप्ट को, जो ऑर्थोडॉक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही, जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रही थी वैल्यू न्यूट्रल कंसेप्ट की, उसको ये निग्लेक्ट करता है और एडवोकेट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करे किसके लिए, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है सोसाइटी की, उनके लिए, ठीक है। तो ये बोलता है लेस जेनरिक हो और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हो और क्या हो, फॉरवेयर हो, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव कम हो, प्रिस्क्रिप्टिव ज्यादा हो। इसमें इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड काम कम हो बल्कि क्लाइंट इम्पैक्ट ओरिएंटेशन ज्यादा हो, जो न्यूट्रल कम हो और नॉर्मेटिव ज्यादा हो। तो इसकी वैल्यूज हमने कौन सी देखी, एक तो इन्होंने बोला कि ये नॉर्मेटिव हो, ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला ये क्या होनी चाहिए, जो आपके क्लाइंट ओरिएंटेड है। जब हमने क्लाइंट ओरिएंटेड लिख लिया तो ऑब्वियसली ये बात किसकी कर रहा है, वेलफेयरिज्म की बात कर रहा है कि आप इंस्टीट्यूशन की तरफ नहीं जाओगे बल्कि जो लोग हैं उनको आप लोग क्या करोगे, उनके अकॉर्डिंगली काम करोगे। देन उसके बाद आता है सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी बोलता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है ये एग्री नहीं करती है जो पुरानी जो स्ट्रेस डाल रहे होते हैं एफिशिएंसी और इकोनॉमी के ऊपर, जो किसकी तरफ लेके जाते हैं हमें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो ये बोलता है ये पर्पस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कम करना इकोनॉमिक, सोशल और साइकिक सफरिंग जो है इंडिविजुअल्स की, उनको। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन किसके बारे में बात कर रहा है कि ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो अंडर प्रिविलेज, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो पुअर लोग हैं उनकी तरफ क्या है, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवाए। तो फिलॉसफी क्या है, नीड्स न्यू बेंथमाइन। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मूवमेंट है ये चैलेंज करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ये बोलती है टू मेक इट मोर प्रोएक्टिव टू मेजर सोशल कॉज, के वो क्या है, सोशल एक्टिविटी, जो सोशल कॉजेज है उनके लिए वो एक्टिव नहीं है। तो इनके लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। मतलब सोशल इक्विटी का मतलब जो है वो क्या बोलता है कि जो आपकी क्या है, मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी की, जो लोग पोअर हैं, या फिर वो लोग कौन है आपके डिस्क्रिमिनेटेड है, ठीक है, जो पीछे रह चुके हैं, डिस्क्रिमिनेटेड बोल सकते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है सोसाइटी की, इनको आप लोग क्या करो, इनके लिए काम करो। अब बोलता है चेंज कैसे आएगी, जब आप किसकी बात करते हो, सोशल इक्विटी, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द कॉज फॉर सोशल इक्विटी। जब आपको सोशल इक्विटी लानी है तो आपका जो पुराना सिस्टम है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब बोलता है फोकस जो है वो किसके ऊपर होगा, सोशल चेंज के ऊपर होगा। तो सोशल इक्विटी जो है वो अटेन हो सकती है कब, जब हमें क्या होगी, सोशल चेंज आएगी हमें। तो मोटो जो होगा एनपीए का, और यही क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मोटो है, ठीक है। इन जनरली कोई पूछे एनपीए का मोटो क्या है तो आप लिख सकते हो एनपीए का मोटो जो है एनपीए का मोटो, तो आप लिख सकते हो टू ब्रिंग सोशल, टू अटेन सोशल इक्विटी, अटेन सोशल इक्विटी थ्रू सोशल चेंज, राइट। अब ये बोलता है कि जो सोसाइटी है वो जो इनहेरेंटली अगर हम उसकी जड़ें देखें तो वो क्या है, शुरू से ही वो क्या है, डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड है, रिच पोअर है, स्ट्रॉन्ग वीक है, डोमिनेटिंग डोमिनेटेड है। तो इसीलिए जो सोशल इक्विटी है ये हम तभी ला सकते हैं जब हम सोशल चेंज लाएंगे। तो इसकी क्या है, हमें
जरूरत भी है। तो दीज आर द 4 गोल्स ऑफ द एनपीए। फर्स्ट वन इज relevance and second is values, third is social equity and fourth one is change। रेलिवेंस कैसे करना है, टूल एंड टेक्निक्स जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे होनी चाहिए, वैल्यूज जो है वो नॉर्मेटिव होनी चाहिए, क्लाइंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, सोशल इक्विटी को अचीव करना है, ठीक है। और चेंज जो है वो तभी आएगी जब सोशल चेंज आएगी, तभी हम सोशल इक्विटी को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं इंडिविजुअल्स व्यूज ऑन एनपीए। अब जब इंडिविजुअल के व्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, रॉबर्ट टी गोलोम्बोविस्की की। एनपीए, इसमें हम बात करते हैं किसकी, रॉबर्ट टी गोलोम्बोविस्की। अब इनके अकॉर्डिंगली वो क्या बताते हैं, 3 एंटी गोल्स बताते हैं और 5 गोल्स बताते हैं किसके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। जो एंटी गोल्स है ये वो गोल्स होते हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है बाय द गोलोम्बोविस्की। तो देखते हैं पहले इन्होंने जो 3 एंटी गोल्स बताए हैं वो कौन से हैं। आप देखते जाओ 3 एंटी गोल्स कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एंटी पॉजिटिविज्म की। एंटी पॉजिटिविज्म, सॉरी पॉजिटिविस्ट, एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी टेक्निकल, and the third one is anti hierarchy। आप देखो इसमें ये क्या बोलते हैं गोलोम्बोविस्की के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम देख लेते हैं 3 एंटी गोल्स हैं, 3 एंटी गोल्स हैं प्लस 5 जो है वो इनके क्या है, गोल्स है, ठीक है। 3 एंटी गोल्स कौन से, एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी टेक्निकल, एंटी हायरार्की। अब देखो ये क्या बोलते हैं कि पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं फैक्ट्स में और डिवाइड करते हैं किसको, वैल्यूज को, नॉर्म्स को। लेकिन जो गोलोम्बोविस्की है वो फर्मली बिलीव करते हैं कि वैल्यूज जो है उसका बहुत बड़ा एक रोल है किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसीलिए ये क्या बोलते हैं, इसको एंटी पॉजिटिविस्ट बोलते हैं, ठीक है। एंटी टेक्निकल क्यों बोलते हैं, बोलते हैं टेक्निकल जो है वो रेफर करता है किसको, मैकेनिस्टिक अप्रोच को। बोलता है मैन, टेक्निकल का मतलब क्या है कि मैन जो है वो क्या है, एक मशीन की तरह है और इस तरह से काम, इस तरह से है जैसे कि एक कॉग होता है व्हील में, ठीक है, पहिए में जैसे एक कॉग लगा हो। तो गोलोम्बोविस्की जो है वो इस व्यू के क्या होते हैं, एंगेज्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि जो मैन है उसमें क्या है, उसके कुछ सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एंटी हायरार्की की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी टॉप डाउन होगी या फिर रिजिड होगी, और ये क्या थे, इस हायरार्की स्ट्रक्चर के क्या थे, खिलाफ थे। अब देखो ये 5 गोल्स कौन से बोलते हैं, जो गोल्स हमने पहले ही पढ़ लिए हैं उसी तरीके से ये इसमें और चीजें ऐड करते। एक तो रेलिवेंस, ये रेलिवेंस किसका गोल था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलरेडी गोल हम पढ़ चुके हैं। वैल्यूज, ठीक है, ये भी ये बात बोलते हैं। सोशल इक्विटी, ये बात गोलोम्बोविस्की भी बोलते हैं, ठीक है। और चेंज, ये 4 गोल्स हमने किसके पढ़े अभी, एनपीए के पढ़े। और 5th वन ये बोलते हैं प्रोग्रेसिव अप्रोच। कौन से बोलते हैं, प्रोग्रेसिव अप्रोच। अब ये सारी चीजें जो इन्होंने बोली ये बिल्कुल वैसे थी जैसे हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स में पढ़ी। अब देख लेते हैं हम प्रोग्रेसिव अप्रोच कौन सी है। तो ये बोलते हैं मैन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन मैन के अंदर, एक इंसान के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो किसकी तरफ ले जाए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक परफेक्शन की तरफ ले जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है।
बोलते किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट है, ठीक है। हर चीज़ में क्या होता है, कोई ना कोई कमी रहती ही रहती है। तो फोकस जो होता है वो किसके ऊपर होना चाहिए, इन्वायरमेंट के ऊपर होना चाहिए, और मैन को, जो इंसान है, उसको किसकी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, जैसे कि इन्वायरमेंट हो। वो पूरी सिचुएशन को देखे, समझे, सोचे, परखे, फिर उसके बाद वो क्या करे, अपना जो है वो जवाब दे करे, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए। इसका मतलब क्या है, गोलोमेविस्की जो है वो रिजेक्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जो थी क्लासिकल व्यूज की, और एक्सेप्ट करते हैं दैट एन एक्ट इज ऑलवेज ए प्रोग्रेसिव एक्ट। के बोलता है एक्ट जो होता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, ना कि एक पूरी तरीके का एक्ट होता है। इसलिए गोलोमेविस्की जो है वो ऑब्जर्व करते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए डिटरमाइनडली रैशनल। जो आइडिया है रैशनैलिटी का वो डिफरेंट है क्लासिकल व्यू की जो रैशनैलिटी है उसके से। तो ये स्ट्रेस डालते हैं मैनेजर व्यूज के ऊपर और सिटीजन पार्टिसिपेशन के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना आजकल डिसेंट्रलाइजेशन करनी है, फिर लोगों की पार्टिसिपेशन करानी है, जैसे मन की बात अब प्रोग्राम है, बेसिकली वो बात तो चलो वो ही करते हैं, लेकिन प्रोग्राम जो उसकी ओरिएंटेशन जो रखी गई थी, बेसिक्स जो यही रखे गए थे कि सिटीजन पार्टिसिपेशन हो। गवर्नेंस का ये एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे रोल है। तो वही चीज़ जो थी वो किसने कही थी, रॉबर्ट गोलोमेविस्की ने कही थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं, तो ये थी हमारी सारी क्या, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मिनोब्रुक सेकंड एंड थर्ड, और उसके साथ साथ हम देखेंगे पब्लिक चॉइस थ्योरी का भी कुछ पोर्शन। तो ये सारा हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ शेयर करेंगे इसको। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके साथ साथ मिनोब्रुक फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंट रोल था वो भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो कंडीशंस है वो आएंगी हमारी कॉन्फ्रेंसेस की, और उसके बाद जो एक न्यू अप्रोच सामने निकल के आएगी उसकी बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।